बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम। पनामा पेपर्स की तहकीकात के हवाले से एक अहम मोड़ है। अहम मोड़ ये है कि हुक्मरान जमात की तरफ से ऐसे बयानात दागे जा रहे हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ भी इश्ताल अंगेज़ी हो रही है और JIT भी दबाव का शिकार हो रही है। इसके पीछे महरक़ात क्या हैं कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि आम तासुर ये है कि जो मनी ट्रेल रिक्वायर्ड थी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई, तो JIT में कैसे आएगी? क्या ये वजह है, या वो एक हुसैन की तस्वीर सामने आई जिसके ऊपर काफ़ी तनाज़ा है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त भी दायर कर रखी है कि वो बड़ी वजह है। लेकिन मामलात कुछ ऐसे रुख पे जा रहे हैं कि जहाँ पर शहबाज शरीफ कहते हैं कि बंदूकों का रुख तान रखा है एक फ़ैमिली की तरफ, कभी कहते हैं कि बच्चों के ऊपर ज़मीन तंग कर देंगे, और कभी कहते हैं ये JIT है या कसाई की दुकान है। इस तरह के बयानात की नोयत है। तो महरक़ात क्या है इसके पीछे, क्या होगा पनामा की तहकीकात का, और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये सारे केसेस लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी इंसाफ की तलाश में, उसके अपने ऊपर भी यही मुकदमात बन चुके हैं, उनका क्या बनेगा? दोनों के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं इमरान खान, तहरीक इंसाफ के सरबराह। खान साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। पहले JIT से शुरू कर लें, क्योंकि आजकल बड़े सख्त धमकी अमेज़ बयानात आ रहे हैं नून लीग की जानिब से, आपको क्या वजह लगती है? देखिए, यही नून लीग ने मिठाइयाँ बांटी थी। जब JIT का अनाउंस हुआ तो मिठाइयाँ बांटी गई, आपने सेलिब्रेशन देख ली थी, और हमें बुरा भला कह रहे थे कि देखें जिस तरह हम हार गए हैं, तो हमने तस्लीम कर ली JIT। हमने सिर्फ एक चीज़ कही, और मैं अभी भी कहता हूँ, बल्कि मैं अब वो तो चीज़ साबित हो गई है कि नवाज़ शरीफ के प्राइम मिनिस्टर होते हुए वो गवर्नमेंट के इदारे कैसे काम करेंगे जो कि नवाज़ शरीफ के नीचे हैं। और वही हुआ। अब कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके कहा JIT ने कि हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। रुकावटें पैदा होनी थी जब ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है इसाक डार, जिसके नीचे इदारे हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हुदैबा पेपर मिल में इसाक डार का जो एफिडेविट है और नवाज शरीफ की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ये इदारे उसके नीचे हैं। मैंने तब भी कहा था कि ये होना नहीं चाहिए, और दुनिया में कहीं नहीं होता कि जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो उसी के नीचे वो इदारे हों। तो एक तो मेरी वो थी, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ये तो इंतहा है। ये असल में नदीमा, मेरे ख्याल में आप भी समझ गए, आपने शुरू में कहा कि इनके पास अब कुछ है नहीं। ज़ाहिर अगर होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में ले आते। अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं ला सके तो अब मेरे ख्याल में इनकी एक बड़ी प्लान किस्म की अब स्ट्रैटेजी बन रही है कि JIT को डिस्क्रेडिट किया जाए, इनको किसी तरह मुतनाज़ा बनाया जाए, कुछ ऐसा हो जिससे तनाज़ा खड़ा हो जाए। यानी लोग कहें कि जी देखें हमारे से फिर से ज़्यादती हो गई। हालांकि इन्होंने कभी भी इनके ख़िलाफ़ इस तरह की इन्वेस्टिगेशन 30 साल में नहीं हुई। आप इनका उठा के देख लें। इनके ऊपर 1990 के करीब 5 या 6 हज़ार इन्होंने प्लॉट्स बांटे। जो ये जो छांगा मांगा की सियासत में इन्होंने जो पॉलिटिशियंस को ख़रीदा और जो रिश्वत दी थी, उसके ऊपर एक केस मेरे ख्याल में जस्टिस कियानी का केस था। उस वक्त के कीमत में 5 अरब रुपए के प्लॉट्स इन्होंने दिए, जो आज 200 अरब रुपए के प्लॉट्स होंगे। तो तब भी ये बच गए। फिर इनके ऊपर शहबाज शरीफ के ऊपर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का केस आया, वो भी वहीं का दब गया। असगर खान केस आया, वो भी 25 साल सुना नहीं गया। अब मुशर्रफ के दौर में हुदैबा पेपर मिल शुरू हुई, इन्होंने NRO लेकर 10 साल का मुआहदा करके चले गए, वो वहाँ रुक गया। फिर इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आसिफ जरदारी से साइन कर ली कि अपना नैब रखेंगे, ना तुम हमें पकड़ो ना हम पकड़ें। तो इनका तो कभी एहतसाब हुआ ही नहीं है। ये पहली दफ़ा इनका एहतसाब हो रहा है, और ये शोर मचा रहे हैं, ये बदनाम कर रहे हैं, ये हर किसान। यानी आपको लगता है कि जिस तरह से केस आगे बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट बड़ा वाज़ेह मैसेज दे रही है कि 60 रोज़ से एक दिन ऊपर नहीं जाएंगे, तो लगता है कि ये रिपोर्ट JIT कंप्लीट कर पाएगी इन 60 रोज़ के अंदर? मेरे तो ख्याल में रिपोर्ट तो कंप्लीट हो एक हफ्ते में हो जाना चाहिए मज़ीद। और रिपोर्ट में देखिए जी, साबित तो इन्होंने करना था कि सारा इनका जो केस है वो कतरी के ऊपर है। इन्होंने साबित करना था कि वो कतरी का जो उन्होंने ख़त को तो उन्होंने रद्दी में फेंक दिया ना, उन्होंने कहा मज़ीद और हमें एविडेंस दो।
अब कोई एविडेंस है ही नहीं, कतरी आ ही नहीं रहा। तो ये पैनिक करके अटैक कर रहे हैं जेआईटी को, और ये बड़ी बुरी तरह अटैक कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ पिछले 48 घंटे में इनके अटैक मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। उसकी तस्वीर दिखा के कि जी वो हुसैन शरीफ किसी तरह पता नहीं क्या उसके ऊपर जुल्म हो रहा है कि वो कुर्सी पे बैठा है, वो कुर्सी को एक बेस बना के तो उन्होंने शोर मचाया हुआ है। किसी ना किसी तरह, वो अंग्रेज़ी में एक्सप्रेशन है क्लचिंग एट स्ट्रॉज, कुछ ना कुछ पकड़ रहे हैं कि हमें कोई किसी तरह डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। लेकिन इसके साथ वो हमारे एक रिपोर्टर हैं, वो जो जेआईटी के बाद अरकान के हवाले से उनका दावा ये है कि वो कहते हैं कि वो इस तरह के एक मैसेजेस एक आध को गए हैं कि फॉल इन लाइन और फेस दिस टेक। तो अगर ये वाला मैसेज सरकारी मुलाजम को, तो वो कैसे जेआईटी को आगे चलाएगा? अब मैं ये कह रहा हूँ ना कि नवाज शरीफ ऊपर बैठा हुआ है, नीचे उसके इदारे हैं, और इदारों को अब उन्होंने कह भी दिया है कि जेआईटी ने कह हमारे रास्ते में रुकावटें पेश की जा रही हैं, इम्पेडिमेंट्स हैं। तो इम्पेडिमेंट्स कौन कर रहा है? जिसका एहतसाब हो रहा है। तो मेरे ख्याल में उनको एक्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि नवाज शरीफ आप इस्तीफ़ा दें जब तक कि ये आपका एहतसाब हो रहा है। एग्जैक्टली जो नवाज शरीफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा था कि आप इस्तीफ़ा दें जब तक आपकी इंक्वायरी हो रही है। कोई ऐसी दरख्वास्त करने का इरादा है आपका सुप्रीम कोर्ट? हम सोच रहे हैं जी, हमने आज हमने जो देखे हैं इनके बयानात, तो आज हम बैठ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें, दरख्वास्त दी जाए इस वाले से। अच्छा, एक जो कंट्रोवर्सी जेआईटी को कह के की जा रही है, असल में घूम फिर के वो 3 जजेस के ऊपर आ जाती है जो सुपरवाइज़ कर रहे हैं सारी प्रोसीडिंग को। जस्टिस शेख अजमत सईद शुरू के दिनों में तो बड़े अच्छे लफ्ज़ों में नाम लेते थे कि बड़े अपराइट जज हैं, कुछ इनके लोगों से उनका ताल्लुक भी अच्छा था। अब कहते हैं कि वो हुदैबिया वाले केस में शायद उन्होंने किसी ज़माने में वो केस सुना हो या देखा हो। आमिर अजीज़ को कहते हैं उसने इन्वेस्टिगेट किया था। तो जजेस भी अब कंट्रोवर्सी से मावरा नहीं रहे, वो भी अंदर आ गए। देखिए जजेस के ऊपर अटैक है बेसिकली। ये नदीम ऐसे है कि जब नवाज शरीफ जिमखाना में क्रिकेट खेलता था, अपना अंपायर खड़ा करके खेलता था, हमेशा अपने अंपायरों से मैच खेला इन्होंने। ये पहली दफ़ा है कि ये अंपायर कंट्रोल में नहीं आ रहे। क्योंकि कंट्रोल में नहीं आ रहे तो इसका मतलब अंपायर गलत है, अंपायर ठीक नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये कभी भी कंट्रोल मैच के अलावा मैच ही नहीं खेले कभी। ये इस बारी ये पूरी कोशिश करेंगे, और मेरे ख्याल में सारी कौम तमाशा देख रही है, हम सब देख रहे हैं। मैंने अपने सारे कारकुनों को पैगाम पहुँचा रहा हूँ कि आप तैयार रहें। अगर इन्होंने ये हरकतें की, अब जिस तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को डंडों से अटैक किया था, कभी किसी डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये नहीं किया, और फिर बच गई। 3-4 कुर्बानियों के बकरे बना दिए थे तब भी। अब भी ये कुर्बानी के बकरे 2-3 वो जो है वो निहाल हाशमी, उसको ड्रामे हो रहे हैं सारे। ये इनकी पुरानी आदत है, ये ब्लैकमेल करते हैं। माफिया, ये है माफिया। माफिया होता है या वो एलिमिनेट करता है, डराता है, खौफ दिलवाता है, या वो ख़रीदता है। जो उसके साथ नहीं होता उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन ये रहे खान साहब, आपकी स्ट्रेटजी क्या? इंतज़ार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? क्योंकि नून लीग ये तो नहीं चाहेगी कि वहाँ उनके खिलाफ मोहर लग जाए, फैसला उनके खिलाफ आ जाए और वो डिस्क्रेडिट होकर इलेक्शन में जाए। वो तो अपनी मुतबादल हिकमत अमली पे काम कर रहे होंगे। देखिए, नवाज शरीफ फंस गया। इनको इन्होंने समझा ही नहीं था वो यहाँ तक पहुँचेगा, इसलिए तो इन्होंने पार्लियामेंट में ये हैं वो दस्तावेज़ात, सब कुछ हमारे पास हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, हमारे पास सारे सबूत हैं। और इनको पता ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में पहुँचेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा, अब था ही कुछ नहीं, तो फिर कतरी को ले आए बीच में। अब जेआईटी में मज़ीद उन्होंने कहा कि जनाब हमें और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दिखाएं। यानी कतरी ने सब कुछ किया है। कतरी ने इनको फ्लैट्स भी दिए हैं, कतरी ने इनको 13 साल किराए पे भी, 2 बेटों को 4 महलात में किराए के लिए भी ठहराया 13 साल। कतरियों ने वो अल तौफीक बैंक का केस जो कर्जा था वो भी किया। ये जो बेटे इनके अरबोपति बन गए हसन शरीफ और हुसैन शरीफ, इनकी बिजनेसेस भी कतरी ने शुरू की, और एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। असल में बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बगैर तो सुप्रीम कोर्ट मानेगी नहीं, तो कतरी वाला चैप्टर तो क्लोज है। या फिर वो आके खुद उसकी वो जेआईटी के सामने पेश होके भी तो ट्रांजैक्शन देनी पड़ेगी ना। तो वही ना, जब वो पेश होगा, वो क्यों नहीं पेश हो रहा? वो जब पेश होगा तो उससे पूछेंगे तो सही, तो हमें बताएं तो सही कुछ। अच्छा, अब जहाँ तक तो ये यहाँ बैठे बैठे रसीदें बना रहे हैं, वो जो अदालत में भी पेश कर रहे हैं, वो तो ठीक है। जब आप इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन बनाते हैं, वो तो नामुमकिन ही नहीं है कि आप बैठे बैठे जिस तरह यहाँ अपनी FBR के ज़रिए पर्चियाँ निकाल रहे हैं। जो खान साहब, आपका खुद क्या बनेगा? क्योंकि हमें लगता है कि ये नवाज शरीफ के ऊपर तो फैसला आएगा ही। जेआईटी बैठी हुई है, अगर अदालत खड़ी रहे तो कोई फैसला रोकेगा नहीं। मुझे लगता है नवाज शरीफ के साथ साथ इमरान खान का भी फैसला हो जाना,
केस तो आपके ऊपर भी, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, आप भी गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं नहीं घुमा रहा, 3-4 केसेस इलेक्शन कमीशन में, ये अब सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है। अच्छा, केस क्या है? देखिए ना, नवाज शरीफ के ऊपर ज़रा अवाम को समझ जाएं कि नवाज शरीफ के ऊपर चार्जेस क्या हैं। नंबर 1 चार्जेस है करप्शन। करप्शन होती है सिर्फ इक़्तिदार में। मेरे पास पावर होगी तो मैं पैसा बना सकता हूँ करप्शन का, पावर के बाहर करप्शन नहीं होती। नंबर 2 टैक्स एवेजन। नंबर 3 मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि यहाँ से पैसा बाहर गया है। पूछ क्या रहे हैं इनसे कि जनाब आपने मेफेयर के फ्लैट लिए कैसे, किधर थी सोर्स ऑफ इनकम, किधर से थी, पैसा बाहर कैसे गया? ये है ना इनके ऊपर 3 चार्जेस हैं। और चौथा है कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स। अब ये मुझे मेरे ऊपर कौन सा केस है? मिस डिक्लेरेशन। मेरे ऊपर मिस डिक्लेरेशन हो ही नहीं सकता। आपने डिक्लेयर किया होगा बनी गाला, और पैसे कहाँ से आए, कैसे दिया, आपने डिक्लेयर किया होगा? अब ये सुने, 2002 में इलेक्शन लड़ा था ना आपने? जी 2002 में बनी गाला भी डिक्लेयर था, अभी पूरी तरह ख़रीदा नहीं था, वो भी डिक्लेयर था, जमायमा के नाम पे था क्योंकि जमायमा ने लिया। मेरा लंदन का फ्लैट भी डिक्लेयर था 2000 में। ऑफशोर कंपनी, अगर फ्लैट डिक्लेयर्ड है, जो सोल एसेट कंपनी का वो अगर फ्लैट है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं आपको कंपनी डिक्लेयर करने की। देखिए ना, आपने एसेट डिक्लेयर करना है ना। मेरा एसेट था मेरा फ्लैट। लेकिन नून लीग वाले कहते हैं कि आपने डिक्लेयर नहीं किया ऑफशोर कंपनी को भी, और बनी गाला वाली पूरी ट्रांजैक्शन भी डिक्लेयर नहीं की। मुझे देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना, मेरे ऊपर चार्जेस क्या पहले लिखे ना। मेरे ऊपर चार्जेस है मनी लॉन्ड्रिंग के, क्योंकि बाहर के पैसे से मैंने बाहर का फ्लैट लिया, तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। ना करप्शन है, मैं कभी पावर में नहीं रहा। ना टैक्स एवेजन है, क्योंकि डबल टैक्सेशन है ही नहीं। जब आप बाहर, और मैं टैक्स रेजिडेंट पाकिस्तान का नहीं था, 6 महीने आपको रहना पड़ता था मुल्क में टैक्स रेजिडेंट होने के लिए। 6 महीने में काउंटी क्रेडिट करता था, सर्दियों की में टूर होते थे, तो मैं टैक्स रेजिडेंट भी नहीं था। तो ना मेरी कोई कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स है, ना मेरा मनी लॉन्ड्रिंग है, ना मेरी टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन तो इंग्लैंड में होनी चाहिए थी, एसेट इंग्लैंड में लिया है, पाकिस्तान से तो पैसा बाहर ही नहीं गया। तो इसलिए मेरे ऊपर चार्ज क्या है? चार्ज ये है कि मेरा मुंह बंद करवाने के लिए इन्होंने ये केस किया, और ये मैं इसलिए मुझे खुशी ये है कि अच्छा कि केस किया ताकि लोगों को फ़र्क पता चल जाए। अब मैंने इनको क्या दिखाया? फ्लैट कब लिया, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, फ्लैट कब लिया, कितने का लिया, फ्लैट का एक मैं आप खान साहब नून लीग से कहते हैं ना रसीदें निकालो, रसीदें दिखाओ, तो अब आप भी रसीदें दिखाए। वो जमायमा की ट्रांजैक्शन किधर है? उसके बगैर तो पूरा ही नहीं होगा काम। देंगे सुप्रीम कोर्ट। जमायमा का भी मैं आता हूँ। सबसे पहले कि फ्लैट लिया कितने का, कब लिया, वो रसीद है। इन्होंने तो अभी तक कभी नहीं दिखाई कि ये नीसो और नेस्कॉल इनकी कंपनी ली कब है। सबको पता है कि 93 में लिए, ये कहते हैं 2006 में लिए हैं। वो अभी तक 1 साल हो गया है, ना बताया कि कितने का लिया है, ना बताया है वो डीड दिखाई है जो फ्लैट खरीदा था, जो महलात खरीदे थे। मेरा तो फ्लैट था, इनके महलात है। दूसरा, मैंने बेचा कब, 2003 में, वो भी मेरे पास है। कितने का बेचा, वो भी मैंने इनको दिखा दिया। मैंने वो पैसा जमायमा को दिया, वो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिखा दिया, वो भी अदालत में है। जो हमें प्रॉब्लम था कि जमायमा ने यहाँ पैसे जो भेजे, वो प्रॉब्लम क्योंकि जमायमा ने हुआ ये कि 2002 में ये ज़मीन ख़रीदी, 2002 में मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने फ्लैट बेचा, फ्लैट मार्केट पर रखा, वो 2003 में बिका। 2002 में जमायमा ने अपने नाम पे ली। अब दिखाना ये था कि जमायमा ने पैसा यहाँ कैसे लेके आए, ठीक। उसके लिए मेरा ये भी इनके पास है, जो मैंने जब 2003 में बिका, मैंने जमायमा को पैसा दे दिया। अब ये दिखाना है कि जमायमा के पैसे, वो अब 6 साल के बाद उसको रिकॉर्ड नहीं मिल रहे थे, वो भी उसने ढूंढ लिए हैं। सिर्फ एक चीज़ रह गई है, बाकी जो 3 बड़ी पेमेंट्स वो भी ढूंढ ली हैं उसने, वो भी अदालत को देंगे। कौन सी 3 बड़ी पेमेंट्स मिल गई हैं, वज़ाहत फरमाइए जरा। क्योंकि देखें, हुआ ये कि इंस्टॉलमेंट्स में ली ना ये ज़मीन, कि उसकी जो ट्रांसफ़र थी कि 3-3 महीने की इंस्टॉलमेंट्स में, तो उसने इंस्टॉलमेंट्स में पैसे भेजा, तो 3 इंस्टॉलमेंट्स मिल गई। एक के ऊपर अभी वो भी शायद मिल जाए, नहीं तो वो रेलेवेंट ही नहीं है। 3 तो मेजर इंस्टॉलमेंट्स मिल गई हैं। इशू क्या है, मेरे ऊपर चार्ज क्या है? मैंने कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया? मैं बाहर से हलाल की कमाई का पैसा पाकिस्तान लेके आ रहा हूं। अच्छा, मुझे इससे फ़ायदा क्या? अगर वो पेमेंट नहीं भी मिलती जमायमा की, अगर सपोजिंग ना मिलती, वो शुक्र है कि उसने ढूंढ भी ली। अगर वो ना भी मिलती तो पाकिस्तान को क्या नुकसान था? ना मैं टैक्स छुपा रहा था, ना मुझे टैक्स का कोई फ़ायदा था, ना मुझे कोई फ़ायदा था कि मैं कोई
मैं पाकिस्तान में पैसा लेके आ रहा था। आपके ऊपर दूसरा केस भी तो है ना कि आपकी पार्टी ने फॉरेन फंडिंग ली है। वो तो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि खान साहब बताएं पहले कि पैसे कहाँ से लिए। हमारी वाहिद पार्टी है नदीम जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग पाकिस्तान की तारीख में शुरू की। हम जाके फंक्शन करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से हमने ज़्यादातर पैसा इकट्ठा किया। कैसे करते हैं? हम जाके डिनर्स करते हैं, डिनर में लोग पैसे देते हैं जिस तरह शौकत आलम के लिए, और वो पैसे वहाँ पाकिस्तान लेके आए। अब इसमें क्या गलत काम किया है? तो फिर सबमिट करते हैं डिटेल्स। आप इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी क्वेश्चन करते हैं, आप हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट में कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी है ही नहीं। इलेक्शन के कमीशन के पास जब आप अपने अकाउंट्स रखते हैं, और ऑडिटेड अकाउंट्स हमने रखवा दिए, और ये हैं 2011 के अकाउंट्स जो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। तो वो अथॉरिटी है किसके पास? कौन पूछ सकता है कि पैसे कहाँ से लिए? हम अभी आप ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं, ना आप इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं। किसको बताएंगे? पहले तो नदीम मैं मुझे ये बताएं, इसमें छुपाने की चीज़ क्या है कि हम बाहर से फंड रेजिंग तो मेरा सवाल है। मैं आपको, आपने फंड रेजिंग की है, बताइए कहाँ से लिए? मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि बाहर से हमने पैसे इकट्ठे किए और हम वो पैसा पाकिस्तान में लेके आए, उसको ऑडिट करवाया, ऑडिट रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवा दी। ये क्वेश्चन कर रहे हैं जो इन्होंने अप्रूव कर ली ऑडिट रिपोर्ट 2011 की, ये कह रहे हैं जनाब उसकी अब हमें फिर से खोल के दो। और किसकी? कौन चाह रहा है? एक आदमी जिसको पार्टी ने निकाल दिया था, जो ये इनके मोटू गैंग के साथ आके कर रहा है, नून लीग पीछे इसके। हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने जब वो हमारे अकाउंट्स अप्रूव कर लिए थे, ये क्यों कर रहे हैं? ये मैलिफाइड है, ये गलत कर रहे हैं, इनकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। अंदर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो तो लॉ को राइट है कि वो क्वेश्चन करे उसको। कौन सी क्यों नहीं उन्होंने क्वेश्चन किया जब 2011 में, और हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो टॉप 10 पाकिस्तान की ऑडिट कंपनीज जिससे हमने ऑडिट करवाई। किससे ऑडिट करवाई हुई आप? जो हमारा ऑडिटर है वो आप देख लें, ब्लू चिप ऑडिटर है। हमने जब 2011 में ऑडिट रिपोर्ट रखवाई और इन्होंने अप्रूव कर दी, क्वेश्चन भी नहीं की, और अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट थी। हमारा पॉइंट ये है कि एक आदमी जो नून लीग के लिए काम कर रहा है उसके कहने पे खोल रहे हैं। ये तो हर दूसरे दिन हमारे अकाउंट खुलवा लेंगे। अगर इसी तरह इन्होंने करना है, ये तो कहेंगे जी आप 2013 का भी खोलें, 14 का भी खोलें। मैं आपको कह रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बाहर से, मैं खुद कह रहा हूँ कि बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसा इकट्ठे करते हैं, वो पाकिस्तानी जो 20 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस भेजते हैं यहाँ, ये कह रहे हैं कि जी उनसे आपने पैसा नहीं लिया। इनके वकील ने ये कहा है कि वो मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं है जो पैसे इल्जाम की नोयत कुछ और भी थी। वो कह रहे थे कि सारे ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है, और भी हैं उसमें जिनसे आपने पैसा लिया। तो वो मैं आपको दो तो मैं आपको बता देता हूँ। अब वो कैसे है? डिनर हो रहा है, उसमें एक कहते हैं जी इंडियन का नाम है, वो एक सिख की शादी हुई है मुसलमान औरत से, पाकिस्तानी औरत से। वो पाकिस्तानी औरत और उसका हस्बैंड आए उसी डिनर पे, उन्होंने कोई चेक के ऊपर $500 के चेक के ऊपर नाम आ गए। एक किसी पाकिस्तानी ने किसी कंपनी में काम करता था, किसी यहूदी कंपनी में, उसने वो यहूदी कंपनी का चेक दे दिया $500। यानी इस तरह की इसकी बात है। वो पाकिस्तानी नेशनल है जिसने चेक दिया, जो हाँ पाकिस्तानी नेशनल है, लेकिन कंपनी के नाम पे दे दिया, जो काम करता था किसी यहूदी कंपनी के लिए। मेरा पॉइंट कुछ और है। तो ये तो आपने फिर उनको नून लीग के हाथ में वो माचिस दे दी है ना, वो जिसके आपको पकड़ेंगे कि $500 कहाँ से लिया, बताइए। नदीम मुझे ये बताएं, फंड रेजिंग हो रही है, हम मसलन शौकत आलम के लिए फंड रेजिंग हो रही है, हमारी 40% 35% फंड ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं शौकत आलम। दो मुख्तलिफ चीज़ें, शौकत खानम की फंडिंग और चीज़ है, पार्टी की फंडिंग और चीज़ है। बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ डिनर्स होते हैं, डिनर में जो भी आके पैसे देता है, मुझे क्या पता कौन उसे स्मगलर है, कौन है, ये है, बाहर का है। और ये लॉ है क्या? पहले ज़रा लॉ समझ लें, इसके पीछे कुछ वजह है। ये बात ठीक है लॉ की। लॉ ये है कि आप किसी फॉरेन गवर्नमेंट से नहीं पैसा ले सकते क्योंकि वो मुतासर कर सकती है। आप किसी मल्टीनेशनल से नहीं पैसा ले सकते, वो आपको पैसे दे के, मसलन ये कतरी ने अब आके, या जो 200 अरब रुपए का इन्होंने पोर्ट कासिम में कॉन्ट्रैक्ट लिया, 200 अरब रुपए का, ये जो जब नवाज कहता है बिजनेस पार्टनर, अगर ये मुझे इलेक्शन में फंड कर रहा हो और फिर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट्स दे दूं, तो इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ये बात ठीक है। लेकिन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स डिनर्स पे आ रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अगर आप, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम ऐसा ना पैसा इकट्ठा करें तो हम फिर इनकी तरह करें। और ये कैसे करते हैं? यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनसे ये पैसे लेते हैं इलेक्शन से। ये IPPs को इन्होंने जो आते साथ ही 480 अरब रुपए का पैसे दिए हैं। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इसमें वो लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपया इनको इलेक्शन कैंपेन का दिया। वो कौन है?
हैं ये अभी तो आपको पता है ना कि इसमें पता नहीं 180 अरब का फ्रॉड अब सामने आ रहा है। सेनेट की जो कमेटी है जो 480 अरब रुपए की सर्कुलर डेट दी थी उसमें 62 अरब का फ्रॉड आ गया और 180 अरब यानी मुतनाज़ा हैं, वो उनके ऊपर प्रोब चाहिए। तो वो कौन थे लोग? ये जो बड़े बड़े लोग थे इस तरह पैसे इकट्ठे करते हैं। बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में सारी सियासी जमातों को फंड करते हैं, कल को आपके साथ ना खड़े हमें नजर आ जाए। लेकिन मैं आपको अगर आप इस तरह की फंड रेजिंग रोक दें तो फिर हमारे पास क्या होगा? हम भी जाएंगे माफियों के पास किधर से? या फिर आप इलेक्शन ना लड़ें। इलेक्शन लड़ने के लिए अगर आपने पैसा इकट्ठा करना है, आप ऐसी फंड रेजिंग नहीं करेंगे तो इन्हीं की तरह करेंगे ना, ये जाके बड़े बड़े बिजनेसेस पैसे लेते हैं। अच्छा खान साहब, एक आपकी जो जमात का नुक्ता आगाज़ था आपकी नौजवानों में मकबूलियत की वजह बना था। पढ़े लिखे लोगों ने आपको 2013 में, जो अक्सरियत थी पढ़े लिखे लोगों की, उन्होंने आपको वोट किया। कराची शहर से 7-8 लोगों ने आपको वोट किया, अजीज़ाबाद से आपको वोट पड़ गए। 76 मिलियन टोटल वोट्स, बड़ी तादाद में वोट है जो आपको वोट पड़ा। लेकिन वो नारा आपका जो था वो इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ था। अब जो आपकी जमात बनने जा रही है वो है फिरदौस आशिक अवान, राजा रियाज, नूर आलम, नज़र गोंदल, बाबर वान, बैरिस्टर सुल्तान, मुर्तज़ा सती, लंबी लिस्ट है। अगर मैं पढ़ता जाऊँ तो काफ़ी और नाम लगेगा। ये आप कौन सा इंकलाब लाने जा रहे हैं, कौन सा नया पाकिस्तान लाने जा रहे हैं? मैं बिल्कुल समझने से कासिर। देखिए 900 टिकट देने तकरीबन 900 टिकट देने हमने 1100 के करीब शायद बन जाते हैं, वो तो रिजर्व सीट्स बुला के। लेकिन जो आपने डायरेक्ट इलेक्शन जिन लोगों ने लड़ना है 900 लोग हैं। अब मुझे ये बताएं, ये लोग जो, मुझे पता है कई तो हमारे लोगों को पता नहीं है कि इलेक्शन या पाकिस्तान में होता क्या। या तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म इलेक्शन हो, फिर तो आपको ज़रूरत किसी की नहीं है, वो तो फिर आप खुद अपनी कैंपेन इमरान खान करें, अपनी टीम बाद में चूज़ कर लें। यहाँ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहाँ कई ऐसे इलाके हैं जिधर अगर आप पॉलिटिकल हाउसेज से लोग नहीं लेंगे, इसका मतलब कि आप वहाँ इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। मैं आपको बलूचिस्तान के इलाके बता देता हूँ, आप जब तक पॉलिटिकल फैमिली के लोग नहीं लेंगे आप वो मुकाबला ही नहीं कर सकते। मैं सिंध के अंदर आपको, इंटीरियर के अंदर मैं ऐसे ऐसे इलाके बताऊँगा, आप उस इलाके में जा ही नहीं सकते। आप पब्लिक आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन जब तक एक ताकतवर आदमी आपके साथ नहीं होगा आप इलेक्शन ही लड़ सकेंगे। तो फिर खान साहब आप में और नून लीग में फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। जिनके ऊपर अगर करप्शन के चार्जेस हैं हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ रुपी के, आप उनको इंकलाबी कह के अपना टिकट लेके खड़ा कर दें, वो इंकलाबी नहीं होगा। मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। फ़र्क ये है कि नून लीग के ऊपर बैठे हैं नवाज शरीफ, करप्शन के गॉडफादर। उधर बैठे हैं पीपल्स पार्टी में आसिफ जरदारी, करप्शन के ब्रांड नेम। आप शरीफ आदमियों को भी उनकी पार्टी में डाल देना, आप करप्शन रोक नहीं सकेंगे। अगर आपके ऊपर जो पार्टी का हेड हो, अगर वो साफ हो, उसके नीचे करप्शन करना मुश्किल है जब तक वो साथ ना मिला हो आपके। मैं उसकी वजह बताता हूँ। अगर इमरान खान, जो मेरा वादा है लोगों से कि मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि इस मुल्क में आप करप्शन, बड़ी करप्शन 90 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। पख्तूनख्वा में आज मुझे एक बड़ा कोई भी पॉलिटिकल स्कैम बता दे, करप्शन का स्कैम एक बता दे मुझे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, नहीं है। नहीं, देखिए मैं आपकी बात की यहाँ कतक लगी, लोगों ने आप पे एतबार किया और आपकी कॉल के ऊपर आपको शौकत खानम के लिए, वो अल्लाह की राह में देते हैं, आपके ऊपर एहसान नहीं है। वो शौकत खानम की आप कॉल करते हैं, लोग धड़ाधड़ देते हैं, एतबार पे देते हैं। लेकिन जब आप खड़े करके लोग जिनके ऊपर नैब का केस है, फिरदौस आशिक अवान के ऊपर है, आपने बैरिस्टर वो सुल्तान को बड़ा इंकलाबी बताया। बैरिस्टर सुल्तान की हिस्ट्री मैं 25 साल से जानता हूँ, वो इंकलाबियों के करीब से भी नहीं गुजर सकते। फिर अभी आपने नज़र गोंदल साहब को गले में डाल दिया, तो ये इनमें से कोई भी नहीं है जो आपके ट्रस्ट पे पूरा उतर सके। मैं देखें नदीम, इस तरह कभी करप्शन नहीं ख़त्म होती कि मैं 900 ईमानदार साफ़ सुथरे लोग ले आऊँ। मैं 21 साल में कोशिश कर रहा हूँ। वो जो देखे ना, एक तरफ है जेट ब्लैक, एक तरफ है स्नो वाइट। ये जो स्नो वाइट पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते, वजह क्या है? तो आपने जेट ब्लैक के नीचे वाले ले लिए। हाँ ना, मैं अपनी आर्ग्यूमेंट पूरी कर रहा हूँ। देखें, एक करप्ट माशरे के अंदर लोगों का ईमानदारी से काम करना बड़ा मुश्किल है। एक है लोग जो कि सिस्टम को करप्ट करते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ है, सारे इदारे तबाह कर दिए पैसे बनाने के लिए। एक वो लोग हैं जो सिस्टम की वजह से करप्ट हुए हैं। यही लोग, क्योंकि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जानता हूँ, यही लोग बाहर जाते हैं, लाइनों में भी खड़े होते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं जब इनको सिस्टम ठीक मिलता है। जो इस मुल्क में एहतसाब होना है वो उन लोगों का है जिन्होंने पावर में आके सिस्टम को करप्ट किया। अगर आप वो कर दें, मतलब अगर मेरे से लोग ये एक्सपेक्ट करना, उनको ये करना चाहिए
कि जब इंशाअल्लाह इमरान खान कभी पावर में आएगा वो इदारों को मजबूत करेगा जो कोशिश की है पख्तूनख्वा में करने की। मसलन जैसे पुलिस के इदारे को बनाया है, जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी को कोशिश की है डीपोलिटिसाइज करने की, फेल हो गए हम अपने एहतसाब को ठीक करने के लिए, लेकिन कोशिश पूरी की कि उनको आज़ाद बनाने के लिए। जनरल हामिद खान ने आपके 2 MPs पकड़ लिए तो जनरल हामिद खान की छुट्टी हो गई। जनरल हामिद खान की एक मिनिस्टर MP नहीं, जनरल हामिद ने आपकी ज़ात के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने उनका इंटरव्यू किया, लेकिन आपकी KPKP गवर्नमेंट उनके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रही थी, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा मुझे इमरान ने एक दफ़ा कॉल नहीं किया, मैं जो दुरुस्त बात है ऑन एयर बोलूँगा, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि मेरे काम में रुकावट डाली। आपकी हुकूमत तो ये काम कर रही है, वो आपकी पार्टी है। देखें मैं आपको बताऊँ नदीम, जनरल हामिद का असल मसला ना KPK गवर्नमेंट के साथ नहीं हुआ, उनका असल मसला हुआ जो एहतसाब की कमीशन बनी हुई थी, उनके ऊपर एक कमीशन थी, कमीशन ने DG एहतसाब को सिलेक्ट किया। वो ये कह रहे थे कि कमीशन उनके अंदर उनकी इंटरफेरेंस हो रही थी, यानी वो काम नहीं कर सकते थे, वो कमीशन को ब्लेम करते थे। दूसरा उनका मसला हुआ नैब के साथ, अब नैब भी ऑपरेट कर रही है, एहतसाब भी ऑपरेट कर रहा है पख्तूनख्वा में। कई लोगों को उन्होंने हाथ डालने की कोशिश की, पॉलिटिशियंस को, वो नैब के पास चले गए और नैब सेंटर में कंट्रोल थी इनके साथ। उनको आप उनका लेटर पढ़ लें रेजिग्नेशन का, उनको असल ये 2 मसले थे। एक मुझे बता दें कि किसी ने उनको रोका हो एहतसाब के। KP गवर्नमेंट आपकी इन्फ्लुएंस करती है कैसे? एहतसाब कमीशन इंडिपेंडेंट है, KP गवर्नमेंट के नहीं चलिए। लेकिन मैं नदीम अपना पॉइंट कंप्लीट कर लूँ। देखें, अगर हमने पाकिस्तान को ठीक करना है, आप अच्छे भी लोग साथ ले आएँ, लेकिन अगर आप इदारे ठीक नहीं करेंगे मुल्क ठीक नहीं होगा। इदारे वो ठीक करेगा जिसको खुद डर नहीं है करप्शन में पकड़ होने का। इंशाल्लाह हम जब अपना नैब बनाएंगे, इंशाल्लाह अगर हमारी पावर आएगी, नैब बनाएंगे, FIA को, इनको ऑटोनमस इदारे बनाएंगे जैसे दुनिया में होते हैं। और वो जब ऑटोनमस इदारा होगा, मुल्क में करप्शन तब ख़त्म होगी जब वो किसी के अंदर इम्तियाज़ नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट में बैठा है या ऑपोजिशन में बैठा है, जिसके ऊपर कंप्लेंट आए उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। जब वो होगा तब करप्शन ख़त्म होगी। ये नहीं कि अब मैं अब छाननी लगा के 900 कैंडिडेट्स मैं अब कैसे गारंटी करूंगा एक उस माशरे में जिधर ईमानदार होना मुश्किल है, ईमानदारी को टैक्स है जिस माशरे में, मैं कैसे गारंटी करूंगा 900 मेरे कैंडिडेट सारे साफ हैं? मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने आप को गारंटी कर सकता हूं कि अगर मैं ठीक होऊंगा, मैं इस मुल्क की इदारों को मजबूत करूंगा, जो इदारे किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो तब ये मुल्क में करप्शन खत्म होगी। आप तो इस तरह पूरे मुल्क पे नो ट्रस्ट कर रहे हैं। ईमानदार नापैद नहीं है, ईमानदार इसी माशरे में जिंदा मैं नदीम ईमानदार लोग हैं, मेरे से पूछे ना, मैं 21 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वो कुर्बानी देने के लिए नहीं तैयार। मैंने इतनी कोशिश की है, मैं आपको यकीन करूँ, मैंने अंदरून सिंध में कितनी कोशिश की है। वो लोग डरते हैं। देखें, जब एक रूल ऑफ लॉ नहीं होता, सिंध के अंदर पता मुझे क्या कहते हैं, अगर हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारे पानी बंद कर देंगे। ज़्यादातर किसान हैं, उनके पानी बंद कर देते हैं। अब मेरे ऊपर केस किए हुए 4 इलेक्शन कमीशन पे, जिस आदमी ने बाहर पैसा कमाया, पाकिस्तान पैसा ले, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट में घसीट सकते हैं, सोचो ये बाकियों से क्या करते हैं। आप पे तो एक 780A का पर्चा है, मेरा दिल है किसी वक्त मैं आपको अपनी गाड़ी में बिठा के थाना सेक्रेटरी मैं यही कह रहा हूँ ना, मुझे इश्तिहारी बना दिए, चलते हैं मेरे साथ थाना सेक्रेटरी। जो ना कभी पावर में रहा है, उसने पैसा बाहर कमाया है, उसको अगर ये घंधोल इस तरह कर सकते हैं, तो मुझे बताएं इस मुल्क में इनके कितने डरते हैं लोग। ये नून लीग जो आप देख रहे हैं ना, अभी तो लेकिन वो केस बड़ा फजूल है आपकी जमात के कुछ लोगों के ऊपर। लेकिन मेरा दिल है कि आप मेरे साथ चलें, थाने चलते हैं, आप मेरे साथ जाके सरेंडर करें, देखते हैं आपको पकड़ते हैं कि नहीं। चलते हैं थाने। ये तो मैं हूँ ना, आप मेरे ख्याल में पकड़ेंगे नहीं, थाना छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, लेकिन मैं आपको कहूँ ये आम आदमियों से क्या करते हैं, लेकिन लोगों को खौफ कितना है। इसलिए जो ईमानदार लोग हैं, जिनको मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में आए, वो डरते हैं, कुर्बानी देते हैं। अच्छी भली जिनकी नौकरियाँ हैं, पैसे बना रहे हैं, वो सोचते हैं जी हम कहाँ किधर इस गंद में पड़े। अब देखें ये इनके लोग जो खड़े होके, इनके ये जो मोटू गैंग है, किस तरह की गलीज़ ज़ुबान मेरे पे इस्तेमाल करती है, किस तरह की चीज़ें। तो अदालत के ऊपर भी बोलिए, मैं ब्रेक ले लूं। नहीं, मेरे ऊपर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए अपना बता रहा हूँ कि अगर मुझे इस तरह अटैक कर सकते हैं, सोचें कि शरीफ लोग इस मुल्क में डरते हैं, यानी हर किस्म की जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ये तो गुंडे हैं, ये तो माफिया है, इनको अंदर तो, इनमें तो कोई तमीज़ ही नहीं है। एक करप्ट आदमी को बचाने के लिए, मुल्क को तबाह करने के लिए तैयार है। तो शरीफ आदमी डरता है इस मुल्क में पॉलिटिक्स आते हुए। मैं सिर्फ ये जस्टिफाई कर रहा हूँ कि अगर हमने इस मुल्क में इलेक्शन जीतना है और गवर्नमेंट बनानी और इस मुल्क को ठीक करना है, तो अब मैं ये नहीं अब इंतज़ार करूँगा कि जब तक शरीफ आदमी नहीं आता तो मैं टिकट नहीं दूँगा। वो तो फिर आप इनके लिए ओपन फील्ड छोड़ देंगे। एक मैं ब्रेक ले लूँ,
ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। खान साहब से आज और ढेर सारी बातें, क्रिकेट की भी बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान हमारे साथ हैं। खान साहब, क्रिकेट के ऊपर 92 का वर्ल्ड कप, आज तक लोग दुआएं उम्मीदें करते हैं कि हम दोबारा भी जीत जाएं, कोई चैम्पियन ट्रॉफी जीत जाएं, कोई वर्ल्ड कप जीत जाएं। अब तो हमारा हाल ये है कि पहले मैच में वो मार पिटती है कि दिल टूट जाता। नदीम देखें, मैं जब कैप्टन भी था ना, मैं 82 में कैप्टन बना, मैं तब से लगा हुआ हूँ। अगर आप कोई भी मेरी पुरानी स्टेटमेंट्स पढ़ें, मैं तब से कहता रहा कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को ठीक करो। मैं तब से कहता रहा कि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट दुनिया में सबसे बुरा है। हमारी टीम जीतती क्यों थी? हम सारों ने ट्रेनिंग कर ली, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट बाईपास करके मैं काउंटी क्रिकेट खेल गया। जावेद मियांदाद, हमारे ज़हीर बास, टॉप क्रिकेटर्स, वसीम अकरम, वसीम को मैं लेके गया, वकार को मैं लेके गया, काउंटी क्रिकेट खेली। काउंटी क्रिकेट में हमने अपनी टेक्निक्स बेहतर कर ली क्योंकि अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट थी। लेकिन मैं तब भी कहता गया कि जब तक आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकेगा। हम वर्ल्ड कप भी जीत गए, लेकिन मैं कहता गया कि हम एक सिस्टम के बावजूद जीते हैं, सिस्टम की वजह से नहीं जीते। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। वो हुआ क्या कि वो वर्ल्ड कप की टीम जो 92 जीती, वो जब तक चलती गई वो पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता गया। जब वो टीम गई और उसके खिलाड़ी जाने शुरू हुए 92 के वर्ल्ड कप के, अब देखें पाकिस्तान की डिक्लाइन शुरू हो गई। अब ये जो आप देख रहे हैं, इसमें टैलेंट में कमी नहीं है पाकिस्तान की। मैं हिंदुस्तान के साथ मैं स्टेटिस्टिक देख रहा था, मैं 24 वनडे मैचेस खेले, 19 जीता था मैं जब कैप्टन था। 24 में से 19 जीता था, एक ड्रॉ था, 4 वो जीते हैं। अब आप तो बिशन सिंह बेदी को छक्के मार के आप जीत लेते थे। अब या तो बेदी को दोबारा डालें टीम में। नहीं, मैं वनडे की बात करूं, बेदी तो चला गया था। टेस्ट मैचेस भी जीता, टेस्ट सीरीज हिंदुस्तान में जीते। हुआ क्या है कि अब हिंदुस्तान ने जो उन्होंने जो सिस्टम है ना अपने डोमेस्टिक क्रिकेट का, उसको इतना ही कम्पिटिटिव कर दिया, ये जो PSL की वजह से बाहर से टॉप क्रिकेटर्स मंगवा के, अब उनकी क्रिकेट ऊपर चली गई है। उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को और कम्पिटिटिव करके तकड़ा कर दिया। हम बजाय आगे जाने के हमें नजम सेठ ही मिल गया, इलेक्शन फिक्स करेगा तो शायद वो क्रिकेट भी फिक्स कर दे उसने। अब इस तरह के लोग आके क्रिकेट तो नहीं ठीक कर सकते। हम नीचे जा रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता कि आप इतना टैलेंट है इस मुल्क में, जब तक आप इस स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, वो टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं। वो टैलेंट ने कहीं से पॉलिश होना है ना, पॉलिश नहीं हो रहा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट क्रिकेट में इस वक्त फिक्सिंग ही हो रही है, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग। 2010 के स्कैंडल के बाद अगर पाकिस्तानी टीम को 2 शख्स जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, मिसबाह और यूनस, वो अगर साइड पे रख दें तो बेड़ा गर्क पूरी टीम का हुआ है इसी क्रिकेट बोर्ड के हाथों। वो स्कैंडल जो 2010 के बाद हम सोचते थे कि कभी दोबारा इस मुल्क में ना आए, वो दोबारा लड़के पूरे सारे स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। ICC ने पकड़ के आपको पकड़ा और फिर आपने अपनी जान बचाने की खातिर कहा 6 महीने सस्पेंड, 2 महीने सस्पेंड। नदीम देखें, इनकॉम्पिटेंस है ना ये जो हमारे ये जो फायर फाइटिंग होती है ना, ये इसी तरह है कि शहबाज शरीफ जनाब अस्पताल में छापा मार रहा है, शहबाज शरीफ जाके जी कहीं छापा मार रहा है। जब आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोविंस का जाके छापा मारता है ना, इसका मतलब कि वो फेल हो गया है। सिस्टम का आपका सिस्टम के अंदर बिल्ट इन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैंने क्यों नहीं आज तक शौकत थाना में छापा मारा? मुझे पता है, क्योंकि बस सिस्टम्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के सिस्टम चल रहे हैं। आप इदारे बनाते हैं। अब क्रिकेट को इन्होंने इदारा तो बनाया नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन ही नहीं है। कभी 20 टीम में है, कभी 22 टीम में है, कभी रेलवे खेल रहे। कभी दुनिया में सुना है आपने बैंक क्रिकेट खेल रहे हो? कभी सुना है बैंकों की टीम या PIA की एयरलाइन की टीम हो? इन्होंने मजाक बनाया हुआ हमारी क्रिकेट को। और कोई जब तक प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है? क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अपॉइंट, उन्होंने आइन बदल दिया, अपनी मर्जी का बंदा। मैं ये कह रहा हूँ ना कि प्राइम मिनिस्टर ने सारे इदारों को तो वाकई कोई एक इदारा ठीक किया, PIA स्टील मिल बंद करवा दिया, यानी सारे इदारे तबाह कर दिए। तो क्रिकेट इसने कैसे ठीक करनी थी? क्रिकेट के ऊपर भी अपना आदमी। दुनिया के अंदर कभी भी किसी क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो कभी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाता चाहिए। वो एक इदारे के ऊपर नीचे से आते हैं। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन होना? पहले तो इनको क्रिकेट को एक किसी ऐसे आदमी के हाथ में दें जिसको क्रिकेट की कौन हो वो आदमी? मसलन एहसान मानी है, ICC के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यानी जिसको कुछ समझ हो, उसे पता हो, और जिसको समझ हो कि क्रिकेट को रिस्ट्रक्चर करना है, रिफॉर्म करना है,
उसको पहले वो करें, उसके बाद इसको एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाएं, क्लब्स नीचे हों, उनकी इलेक्शन की वजह से क्रिकेट सिस्टम पहले पीसीबी की अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। पहले तो उसको सिस्टम को ठीक करें। अभी तो है ही कुछ नहीं, अभी तो फ्री फॉर ऑल है। नजम सेठी अगर आपको मिला है सारे पाकिस्तान में क्रिकेट को ठीक करने के लिए, इसका मतलब हमारी कोई होप ही नहीं है। होपलेस। वापस सियासत पे आ जाते हैं। ये पनामा का केस अगर इसके समेत शरीफ फैमिली इलेक्शन में जाए तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा, उससे पहले हल होना है इसको। इलेक्शन आपको कब नज़र आते हैं? नहीं नदीम, मैं नहीं समझता कि नवाज़ शरीफ जो 30 साल से इस मुल्क में करप्शन कर रहा था, मेरे नहीं ख्याल में अब निकल सकता, इसमें से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि सारे इदारे तो इसने मखलूज कर दिए हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कोई इदारा काम नहीं कर रहा। रह गया था एक सुप्रीम कोर्ट और एक पाकिस्तानी फ़ौज, जिसको ये पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। अब ये पूरी कोशिश करेगा, मैं आपकी पेशेंट गोई कर रहा हूँ कि ये JIT के ऊपर पूरे वारदात होंगे, उसको बंद करने के, डिस्क्रेडिट करने के, किसी तरह ये अकाउंटेबिलिटी से निकल जाए। मेरे नहीं ख्याल में ये निकल सकता है। अगर इसने ये किया, मैं अब अपने सारी अभी पार्टी को तैयार कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान सारी कौम को मैं कॉल दूंगा कि अगर इसने अब आके इसने वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हमला किया था, इस तरह का अगर हमला करेगा, जो शुरू हो गया ज़बानी तौर पे तो हमले शुरू हो गए हैं, इस वक्त कौम सड़कों पर निकलेगी। अब हम सड़कों पे आके इसका फैसला करवाएंगे। अगर JIT क्या आपकी जमात इलेक्शन के लिए तैयार है? क्योंकि अभी आपका इंटरनल इलेक्शन प्रोसेस वगैरह भी जो है वो भी नहीं, इंटरनल अब तो हम महदूद इलेक्शन कर रहे हैं ना। एक तो बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इलेक्शन ईयर है, मेरे ख्याल में इसी साल इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन, और हम पूरी अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं जनरल इलेक्शन की। तो आपकी पार्टी का जो लिमिटेड इलेक्शन है उसका शेड्यूल क्या है, कब हो रहा है वो? 12 या 11 या 12 को हो रहा है। 11 या 12 जी, जुलाई, अभी जून को, 1-2 रोज़ बाद, 2-4 रोज़ के बाद हो जाएगा। जी। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं इसी साल इलेक्शन भी होगा, जनरल जी? मैं इसीलिए हम महदूद इलेक्शन पार्टी का करवा रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह हालात जा रहे हैं, मुझे जनरल इलेक्शन नज़र आ रहा है इस साल। तैयारी है आपकी जमात की? ज़बरदस्त तैयारी है, पहली दफ़ा तैयारी है। ये बंदे ढूंढ के इसीलिए आप पार्टी पूरी कर रहे हैं? नहीं, वो देखिए कई ऐसे एरियाज हैं जिन एरियाज़ में हम लोग लेके आ रहे हैं। ये बड़ी एक स्ट्रेटजी हमारी, पहली दफ़ा हम एक स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हैं इलेक्शन में। चलें, आपको बेस्ट ऑफ लक आपके इलेक्शन के लिए। एक फॉरेन पॉलिसी का एक सवाल है, वो ज़रूर पूछना है, क्योंकि मुस्लिम उम्मा आजकल एक बहुत बड़ी बहरानी दौर से गुजर रही है। पूरी डिवीज़न है अरब वर्ल्ड के अंदर। कतर एक तरफ खड़ा है, सऊदी अरब के साथ एक तरफ है। हम कहाँ खड़े हैं? हमें किसी सूरत इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं फिर बार बार कहता हूँ, ये इज़राइल का प्लान है। इज़राइल का प्लान है मुसलमान दुनिया को डिवाइड करो, और ईरान के ख़िलाफ़। ईरान एक पावर रह गया, उन्होंने पहले तबाह किया इराक़ को, अब सीरिया को तबाह कर दिया है, जो इज़राइल के मुखालिफ हैं। अब ईरान रह गया और ईरान के ख़िलाफ़ पूरा ये महाज कर रहे हैं। हमें किसी सूरत इसमें पड़ना नहीं चाहिए। मेरे ख़्याल में मुसलमानों के लिए तबाही है। आप देखें, लिबिया से लेके, सीरिया से लेके, यमन से लेके, सोमालिया से लेके अफ़गानिस्तान, आग लगी हुई है मुसलमान दुनिया में। पाकिस्तान को वो किरदार अदा करना चाहिए, और बदकिस्मती से हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर है जो अपनी करप्शन को बचाने के लिए, और उसको नज़र नहीं आ रहा इस वक्त, बड़ी की पाकिस्तान की पोजीशन है कि हम इकट्ठा करें, ये आग को आगे ना बढ़ने दें, और पाकिस्तान लीडरशिप रोल अदा करना चाहिए। और बदकिस्मती से रोल तो अब क्या अदा करना था, जो नवाज़ शरीफ से सऊदी अरेबिया में हो गया। ये कोई लीडर से ऐसे तो नहीं होता, लेकिन अर्दोगान हो सकता है कि वो ये किरदार अदा कर दे, जो कि कंट्रोल में नहीं है। देखें, ये इज़राइल का सारा गेम प्लान है, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। लेकिन खान साहब, जो नेक्स्ट डोर चैलेंज है वो भी कम नहीं है। अफ़गानिस्तान की तरफ से बाई नेम एलिगेशन लगाया गया है आपकी स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी और कंट्री के ऊपर भी। देखिए, अफ़गानिस्तान में वो अब कंट्रोल कर नहीं सकते। प्रॉब्लम उनका ये है कि ये जो अब ये होम ग्रोन है, ये कहना कि जनाब ये पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि अफ़गानिस्तान काबू ही नहीं पा चुकता, बल्कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं वहाँ। तो उनके लिए पाकिस्तान स्केप गोट है, और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान में। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हमारे लिए सबसे तकलीफ़देह चीज़ है कि एक अफ़गानिस्तान स्टेबलाइज नहीं हो रहा, और दूसरा उनकी इंस्टेबिलिटी की वजह वो पाकिस्तान को कह रहे हैं। एक मिसिंग लिंक आपको ये नज़र नहीं आता कि फ़ॉरेन पॉलिसी इवॉल्व करने के लिए या आपके पास कमेटीज़ होती हैं, या आप 2-3 बड़े सीनियर एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो आपको एडवाइस करते हैं? हमारे पास दोनों चीज़ें नहीं हैं। फॉरेन पॉलिसी के लिए मिनिस्टर ही नहीं है, नीचे कोई थिंक टैंक भी नहीं है जो स्ट्रेटजी वजह कर सके। देखिए जी, फ़ॉरेन ऑफिस एक इदारा होता है,
एक ये भी इंस्टीट्यूशन होती है जिसकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, जो पीछे से डेवलप कर रहा होता है, उसे पता है कि यहाँ तक हमारा पहुँचा है बातचीत, अब यहाँ जाएंगे। नवाज शरीफ ने इस इंस्टीट्यूशन को भी तबाह किया है। अब बुला रहे जंदाल को बुला रहा है, कोई अपनी बात कर रहा है, कभी खटमंडू में मिल रहा है उससे मोदी से अलग-अलग छुप के, जो कि बरकत अपनी किताब में लिखती है कि ये अपनी फ़ौज से डर के तो मोदी से छुप के मिल रहा है और वो अपने राइट विंग से डर के छुप के मिल रहा है। यानी इसकी पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप्स हैं, इसकी कोई इंस्टीट्यूशनल पाकिस्तान स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप जो कि फॉरेन ऑफिस करता है वो है ही नहीं। तो वो आपको नज़र आ रही है आइसोलेशन में, आज आइसोलेटेड है। ईरान से भी मसला हुआ है, अफ़गानिस्तान से मसला है, हिंदुस्तान से मसला है। वहाँ हमें जिस तरह इन्होंने ये रियाद में जिस तरह पाकिस्तान ये नवाज शरीफ को ट्रीट किया है, ये कोई एक वाहिद मुसलमान दुनिया की न्यूक्लियर पावर को तो नहीं कोई ऐसे ट्रीट करता। तो ये तो खारजा पॉलिसी की नाकामी है, सारी पॉलिसी नाकाम है, इकोनॉमिक पॉलिसी नाकाम है, सारे ये जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस तबाह हुए हैं ये नाकाम है। क्रिकेट से लेकर मुझे एक इदारा बताएं जो उन्होंने ठीक चलाया है। इकॉनमी का हाल ये है कि कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि कर्जा किधर से वापस करना है। एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही हैं, तो किसान उधर शोर मचा रहा है, एक्सपोर्टर टेक्सटाइल का उधर शोर मचा रहा है, मजदूर उधर मरा। यानी जिस तरह ये लोगों के ऊपर कर्ज़ों का बोझ डाल रहे हैं महंगाई के ज़रिए, लोड शेडिंग। मुझे बताएं कि 4 साल में मिले हैं, क्या लोगों को फ़र्क पड़ गया लोड शेडिंग में? ये गर्मी के अंदर इन्होंने यानी कौन सी चीज़ इन्होंने लोगों के लिए बेहतरी लेके आए हैं? स्वाय इश्तिहारों के अंदर आप देख लें, दोनों भाइयों की तस्वीरें हैं, सब कुछ इश्तिहारों में हो रहा है, हालात भी अच्छे हो रहे हैं, बिजली भी बन रही है, लोग भी सारी एक चीज़ इन्होंने अभी तक लोगों के लिए ठीक नहीं की। इमरान खान तहरीक इंसाफ के सरबराह, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।